चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, सर्कुलेशन पढ़ रहे थे और हमने ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में देख लिया था। ठीक है, हमने हार्ट की शुरुआत करी थी और ह्यूमन हार्ट को डिस्कस कर रहे थे। और ह्यूमन हार्ट में बेसिकली अभी हमने केवल इसके डिस्कशन में इसके स्ट्रक्चर को देखा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर की लेबलिंग करी है। अभी इसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को हम देखेंगे अपने इस क्लास में। लेकिन ये सब जानने से पहले हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लेते हैं। सो हार्ट बेसिकली हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक जो है मस्कुलर ऑर्गन है और ये कार्डियक मसल्स से बना होता है। ठीक है, कार्डियक मसल्स जो एक खास तरह की मसल्स होती हैं और वो केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं। तो खास तरह की मसल्स कुछ ऐसी हैं कि उनके हिस्टोलॉजी भी बाकी मसल्स से अलग होती है, यानी उनका टिश्यू स्ट्रक्चर भी बाकी मसल्स से अलग होता है और उनकी फिजियोलॉजी भी बाकी मसल से अलग होती है। फिजियोलॉजी के बारे में हम बस अभी ये जानेंगे कि ये जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, इनमें अगर हम बात करें तो इनमें फैटीग नहीं पाया जाता। फैटीग मतलब थकान नहीं होती, ये मसल्स जो है थकती नहीं है। ठीक है, और इसीलिए जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे ये मसल्स लगातार काम कर रही हैं। इनमें अगर बात बोलें तो मसल्स फैटीग क्यों होता है? जनरली डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, तो मसल्स में फैटीग पाया जाता है। तो इनमें खास बात यह है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता और एरोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म होता है, जिससे लगातार हाई एनर्जी प्रोडक्शन इनमें चलता रहता है। और इसीलिए इनमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनकी मसल्स कभी भी थकती नहीं है और ये लगातार आजीवन जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक इनकी मसल्स काम करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। दूसरी खास बात इनकी मसल्स को लेकर है कि एक बार जो मसल सेल्स हैं, एक बार अगर ये बन जाए, इफ वंस दे आर फॉर्म देन दे डू नॉट डिवाइड। अगर एक बार ये बन जाती हैं तो ये डिवाइड नहीं करती, इनमें डिवीजन नहीं पाया जाता। और डिवीजन नहीं पाया जाता तो ये कुछ ऐसे टिश्यूज की कैटेगरी में आ जाती हैं जो एक बार बनने के बाद जिनकी सेल्स में डिवीजन नहीं होता। जैसे कि नर्वस टिश्यू है या न्यूरल टिश्यू है, वो भी एक बार बन जाए तो उसमें बनने के बाद डिवीजन नहीं होता। दूसरा हार्ट की सेल्स है। ठीक है, एनाटॉमी की बात करें और एनाटॉमी के बाद इनके फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो भाई मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। और अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट की एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और मसल्स और उस कवरिंग के बीच में एक स्पेस होता है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है। इनकी जो आउटर कवरिंग है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं और मसल्स जो है वो आ, इनकी पाई जाती है। मसल्स और जो पेरिकार्डियम है उसके बीच में स्पेस होता है, पेरिकार्डियल स्पेस, उसमें फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो जब भी ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो इनकी आउटर कवरिंग के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वो पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक वैसा ही जैसा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है, पल्मोनरी जो पल्मोनरी पार्ट में हमारे लंग्स के बाहर जो है प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वहां भी प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक वैसा ही पेरिकार्डियल फ्लूइड भी हार्ट के आउटर सराउंडिंग में पाया जाता है। मसल्स की बात और एनाटॉमी की बात करें तो इनमें हमें चार चैम्बर्स दिखाई देते हैं, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। ऑरिकल जिसे आलिंद या एट्रियम कहते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। लेफ्ट और राइट जो ऑरिकल हैं ये नीचे दो और चैम्बर से जुड़े होते हैं और इंडिविजुअली जुड़े होते हैं। लेफ्ट वाला जो है नीचे के चैम्बर जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं उससे जुड़ा होता है और राइट ऑरिकल जो है अपने नीचे के चैम्बर राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। तो कुल मिलाकर ह्यूमन हार्ट में या मैमेलियन हार्ट में हम बोलते हैं फोर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट या मैमेलियन हार्ट। तो दो ऑरिकल ऊपर की तरफ, दो वेंट्रिकल नीचे की तरफ। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑरिकल लेफ्ट और राइट ऑरिकल, नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। दोनों की फिजियोलॉजी को भी इनके स्ट्रक्चर से डिस्कस करते हुए चलेंगे। और स्ट्रक्चर से डिस्कशन कुछ ऐसा है
स्ट्रक्चर से डिस्कशन कुछ ऐसा है कि समझेंगे कि इनके स्ट्रक्चर इनके फंक्शन से रिलेटेड है। जब तक हम इनका स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, तब तक हमें इसका फंक्शन भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी तो हमें 4 चैम्बर दिखे, तो दोनों जो ऑरिकल है, दोनों एट्रियम है, उसके बीच में एक वॉल पाई जाती है जिसको हम लोग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये जो वॉल दिख रही है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और नीचे दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल पाई जाती है जिसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके फंक्शन और फिजियोलॉजी से इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस दरवाजे की तरह होता है जिसमें दो पल्ले पाए जाते हैं, दो लिड पाई जाती है, तो बाइकस्पिड इसलिए बोला जाता है। ठीक है, कोई ऐसा डोर हो जिसमें दो वुडन फ्लैप प्रेजेंट हो, वैसा बाइकस्पिड है। वैसा ही इसमें भी दो फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड, या इसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व कह लो या मिट्रल वॉल्व। फिर हम देखेंगे कि वेंट्रिकल जो है वो नीचे की तरफ है और नीचे से ये किधर से कनेक्टेड है? ऑर्टा से कनेक्टेड है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, ऑर्टा से कनेक्टेड है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट है। वो वॉल्व कौन सा है? वो वॉल्व है सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, सेमील्यूनर क्यों कहते हैं? सेमील्यूनर का मतलब अर्धचंद्राकार, यानी आधे चांद जैसा। ठीक है, तो चांद मत याद करना, आधा चांद याद करना। और आधा चांद जो है कैसा दिखता है हमें? सेमी सर्कल दिखता है। तो ऐसा ही इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, आधे चांद जैसा, यानी सेमी ल्यूनर। ठीक है, और ये खुलता है किधर? ऑर्टा में। ऑर्टा में हमने बताया जो पार्ट ऊपर की तरफ है इसे असेंडिंग ऑर्टा कहते हैं, और जो पार्ट नीचे की तरफ है इसे डिसेंडिंग ऑर्टा। ऑर्टा का जो पार्ट ऊपर जा रहा है ब्लड लेके वो असेंडिंग ऑर्टा, जो पार्ट नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्टा। तो ऐसा एक घुमावदार आर्च पाया जाता है जिसे आर्च ऑफ ऑर्टा कहते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे आर्च ऑफ ऑर्टा कहते हैं। फिर हमें पल्मोनरी वेन दिखती हैं, कितनी होती हैं? 2 पेयर। 1 पेयर लेफ्ट लंग से आ रही होती है और 1 पेयर राइट लंग से आ रही होती है। ये आती हैं लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है? लंग से आ रही है। तो कौन सा ब्लड लेके आ रही है? लो प्रेशर से लेके आ रही है, और लो प्रेशर से कोई सा भी ब्लड हो। यहाँ पे ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है क्योंकि वो ब्लड डायरेक्टली लंग से आ रहा है और लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में हमने अभी बात करी बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। फिर यहाँ से ये पंप होता है वेंट्रिकल से कहाँ पे? ऑर्टा में, और पूरी बॉडी में सप्लाई। तो यहाँ पे ये हो गया सेमील्यूनर वॉल्व। फिर पूरा बॉडी में जब ब्लड जाता है और बॉडी से वापस आता है, तो किससे आता है? वापस आता है तो अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा से आता है, ये वेन है, और लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा से आता है, ये भी वेन है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है कहाँ पर? राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में। राइट एट्रियम यानी राइट ऑरिकल क्या आ गया? यहाँ पे आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जाएगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में 3 फ्लैप वाला वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम पड़ा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसमें 3 फ्लैप पाए जाते हैं। अगर हम इस वॉल्व का डायग्राम देखने की कोशिश करें, अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन अगर हम इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो हमें एक सर्कल मिलेगा और उसमें हमें 3 फ्लैप मिलेंगे। ठीक है, 3 फ्लैप वाला वॉल्व मिलेगा, इसीलिए नाम पड़ा है इसका ट्राइकस्पिड वॉल्व। और वहीं अगर हम बाइकस्पिड के डायग्राम को देखें तो हमें केवल इसमें 2 फ्लैप मिलेंगे। ठीक है, 2 फ्लैप मिलेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा बाइकस्पिड वॉल्व। तो 2 फ्लैप वाला जो वॉल्व है वो बाइकस्पिड, 3 फ्लैप वाला जो वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में। अब बात वही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है,
और पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये दोनों ही एक्सेप्शन है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि ब्लड वेसल कैसी होगी, उसका केवल और केवल जो रिलेशन होता है वो प्रेशर से रिलेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड होने या डीऑक्सीजनेटेड होने से कोई रिलेशन नहीं होता। जहां भी ब्लड हाई प्रेशर में होगा वहां पे आर्टरी मिलेगी, जहां भी ब्लड लो प्रेशर में होगा वहां पे वेन मिलेगी। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ तक सप्लाई करती है? लंग्स तक सप्लाई करती है। तो दो होती है, और लंग्स जो है हार्ट के बगल में ही है, तो इन्हें ज्यादा दूर भी नहीं ले जाना पड़ता, और ज्यादा दूर ले नहीं जाना पड़ता इसलिए राइट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता। और प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है जो इनके एनाटॉमी में देखने को मिलता है। ठीक है, वो हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले जो राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, और ये भी वॉल्व कहलाता है सेमील्यूनर, क्योंकि ये भी आधे चांद जैसा है। तो सेमील्यूनर दो तरफ पाए जाते हैं, दो जगह पाए जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा ये ग्रीन वाला वॉल्व, और दूसरा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ये ग्रीन वाला वॉल्व। तो दोनों ग्रीन वाले जो वॉल्व हैं ये दोनों ही सेमील्यूनर वॉल्व। जब हम बात करेंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की, तो ये दोनों वॉल्व जो है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, दोनों वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ एवी वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों को एक साथ एवी वॉल्व कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या एवी वॉल्व कह लो। ठीक है, और इन्हीं दोनों वॉल्व में एक खास बात है, एक स्पेशल पॉइंट आता है इन दोनों वॉल्व में कि ये वेंट्रिकल के इनर वॉल से भी अटैच होते हैं, और उसके लिए फाइबर्स पाए जाते हैं जिन्हें कॉर्डा टेंडने कहते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं जो वॉल्व को अंदर से पकड़े रखते हैं, अंदर से मतलब वेंट्रिकल की तरफ से ये वॉल्व को पकड़े रखते हैं। कौन से वॉल्व को? एवी वॉल्व को पकड़े रखते हैं। ठीक है, एवी वॉल्व को ये पकड़े रखते हैं। क्यों पकड़े रखते हैं? क्योंकि जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो एवी वॉल्व है ये पलट के वेंट्रिकल की तरफ ना खुल जाए। अगर ये पलट के वेंट्रिकल की तरफ खुल जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के समय जितना प्रेशर जनरेट होना था नीचे अंदर, जितना प्रेशर जनरेट होना था वो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये कॉर्डा टेंडने जो एवी वॉल्व होते हैं उनसे अटैच होते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट द वॉल्व फ्रॉम बीइंग बिकम इन्वर्टेड, इन्वर्ट होने से उसको रोकते हैं। ठीक है, एवी वॉल्व किसको? एवी वॉल्व को रोकते हैं कॉर्डा टेंडने। अब कॉर्डा टेंडने जो है वेंट्रिकल की वॉल पे अटैच होते हैं इधर नीचे की तरफ, तो जहां ये अटैच होते हैं वो उस पार्ट को बोलते हैं पेपिलरी पैड। ठीक है, पेपिलरी पैड एंकर यानी पकड़ बनाने के लिए कहीं तो अटैच होंगे। अगर ये ऊपर वॉल्व को पकड़े हैं तो नीचे इन्हें कहीं तो अटैच होना पड़ेगा, तब तो ये वॉल्व को मजबूती से पकड़ पाएंगे। तो जहां पर ये अटैच होते हैं वेंट्रिकल की वॉल में उसे बोला जाता है पेपिलरी पैड, और इस पेपिलरी पैड पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो होती हैं एक तरह से हम बोले तो पेपिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, तो पेपिलरी पैड पर पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं जहां पर ये कॉर्डा टेंडने अटैच होते हैं, एंड दिस कॉर्डा टेंडने प्रोटेक्ट दीज वॉल्व फ्रॉम बीइंग बिकम इन्वर्टेड। ऊपर की तरफ ना पलट जाए भाई, ज्यादा प्रेशर होगा ये वॉल्व पलट जाएंगे। अगर कोई डिसफंक्शनिंग होती है तो वो भी हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर इन वॉल्व में कोई डिफेक्ट आता है तो वो डिफेक्ट हम किस तरह से देखेंगे। अलग अलग तरह के डिफेक्ट हैं हमारे सिलेबस में, जो डिफेक्ट और हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो डिफेक्ट है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर बात आती है, हमने बोला कि वेंट्रिकल की वॉल में लेफ्ट और राइट वॉल में बड़ा डिफरेंस आता है। अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो यहां से इसको ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है, पूरी बॉडी में, कहां से कहां तक? सिर से लेके पैर तक, हर एक बॉडी ऑर्गन, हर एक टिश्यू तक ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी है। यानी इसे ब्लड बहुत दूर दूर तक लेके जाना है, दूर दूर तक ब्लड पहुंचाना है, और कई ऑब्स्ट्रक्शन भी मिलेंगे, बहुत सारे डिविजन्स भी मिलेंगे। तो इसे जो है ना बहुत हाई प्रेशर से ब्लड पंप करना होता है, किसे? लेफ्ट वेंट्रिकल को। और इसीलिए ये बहुत हाई प्रेशर से ब्लड पंप करता है, लगभग 125 mm ऑफ HG। ये बात हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की। कितना?
125 mm ऑफ Hg तक का प्रेशर ये नॉर्मली जनरेट कर लेता, हाई वाली बात नहीं हो रही, नॉर्मल कंडीशन में हंसते खेलते 125 mm Hg का प्रेशर जनरेट कर लेता है। राइट वेंट्रिकल की बात करें तो इसे जो है बहुत दूर तक तो भेजना नहीं है, हार्ट से लंग्स तक ही भेजना, और लंग्स जो है हार्ट के बगल में ही पाए जाते हैं, तो इसे हाई प्रेशर की जनरेट करने की जरूरत नहीं होती, और ये केवल 25 mm Hg तक का प्रेशर जनरेट करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल 125 mm Hg, राइट वेंट्रिकल 25 mm Hg, तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, और इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस ज्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस कम होती है। ये सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये सब अपने बुक में लिखा हुआ है और ये सब हम आगे भी पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखते हैं कि पाथ ऑफ ब्लड फ्लो, तो मुझे उम्मीद है इसमें जो पार्ट्स थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। अब पाथ ऑफ ब्लड फ्लो को देखेंगे कि ब्लड फ्लो कहां से कहां तक होता है, किस पाथ से ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट में और हार्ट के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमने बोला था कि दो डायग्राम बना लेना, और दो डायग्राम बनाने के बाद जो है हम इस सेकेंड डायग्राम को देखेंगे और सेकेंड डायग्राम के बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है और मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को लेके चलूंगा। यहाँ मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पहले पाथवे बताऊंगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से? लंग्स से आता है। किससे होते हुए? सबसे पहले पल्मोनरी वेन से होते हुए, और पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो अगर हम पल्मोनरी वेन को फर्स्ट पोजीशन मान ले, हमारा पहला माइलस्टोन है। ठीक है, पहला माइलस्टोन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट एट्रियम में सेकेंड माइलस्टोन, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल है थर्ड माइलस्टोन, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आर्टा में, आर्टा है फोर्थ माइलस्टोन। तो ये कॉमन पाथ है, अभी हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पाथवे की बात कर रहे हैं। आर्टा से ये जाता है पूरी बॉडी में, और ये कौन सा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी तरफ जब ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी से ये क्या बन के आएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आएगा। ठीक है, ये आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के। बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा, बॉडी के लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा, और पहुंचेगा कहां पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो अगर ये हम फोर्थ डिस्कस किए तो वेना केवा को फिफ्थ पोजीशन बोल रहे हैं, फिफ्थ माइलस्टोन है। सिक्स्थ माइलस्टोन आ जाएगा राइट एट्रियम, उसके बाद जाएगा राइट वेंट्रिकल जो कि सेवेंथ माइलस्टोन होगा, और यहां से फिर ये ब्लड पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी में जो कि एट्थ माइलस्टोन होगा। तो ये पहला रास्ता, मतलब पहली पोजीशन, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ऐसे बोल सकते हैं हम कि अलग अलग पार्ट से होते हुए बॉडी के अलग अलग और हार्ट के भी अलग अलग पार्ट्स में ये जाता है, और ये इसका पाथवे है। तो ये पाथवे का सीक्वेंस भी याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी सीक्वेंस से बहुत सारे फंक्शन हमें समझ में आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने दूसरा जो डायग्राम बनाने के लिए बोला था उसमें आप ये मार्क कर लो, और फिर हम देखते हैं कि बॉडी में इस पाथवे की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जिससे हमें एक अलग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस पाथवे की इंपॉर्टेंस क्या है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देख। चलिए आगे देखते हैं। सो हार्ट के जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो इसका एकमात्र और मेन फंक्शन जो हमें समझ में आता है वो है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को पंप करना, और दोनों तरह के ब्लड को पंप करना, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड। तो हमें एग्जैक्टली दो हार्ट के पार्ट दिख रहे हैं। एक लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट दिख रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और उसे पंप करता है। एक राइट साइड ऑफ हार्ट दिख रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और उसे पंप करता है। अगर हम समझने की बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों
सेपरेट पार्ट है, लेफ्ट और राइट, और दोनों इंडिपेंडेंटली एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इसको समझना। इंडिपेंडेंटली यानी लेफ्ट का राइट से कोई लेना देना नहीं, राइट का लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनके फंक्शन में सिंक्रोनाइजेशन पाया जाता है। ये एक साथ एक ही समय पर एक साथ काम करते हैं, और वो इनकी फिजियोलॉजी से साबित होता है, जो हम जस्ट अभी इसके बाद देखने वाले। ठीक है, तो उसको देखने से पहले इस पाथवे का, जो हमने बोला कि पाथवे से एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और समझते हैं। और हमने आपसे जो जो पॉइंट डिस्कस किए, उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक बार नोट डाउन करेंगे। हम नोट डाउन करेंगे कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट से ब्लड कहाँ कहाँ जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने जस्ट लिखा कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन इसे लेके आता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इनके बीच में वॉल्व पाया जाता है। कौन सा वॉल्व है? हमने बोला बाइकस्पिड, या इसे मिट्रल वॉल्व भी बोल रहे हैं, मिट्रल। ठीक है, बाइकस्पिड याद रख लो या मिट्रल याद रख लो। और कौन सा ब्लड? तो ये अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है ऑर्टा में। ऑर्टा में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ऑर्टा से फिर ये बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद ये बन जाता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बॉडी में जाने के बाद ये कौन सा ब्लड बन जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वापस आता है किससे होते हुए? वेना केवा से। और वेना केवा दो हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। तो दोनों वेना केवा की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर और इंफीरियर। ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं कहाँ पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये जाता है ब्लड कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ये जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के इसके बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाया जाता है एक और सेमी ल्यूनर वॉल्व। और पल्मोनरी ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स। तो ये पाथवे है। हम इस पाथवे को देखकर एक बात समझ में आएंगी, हम समझेंगे कि अगर ब्लड को किसी भी एक जगह से वापस घूमकर उसी पोजीशन पर पहुंचना है, ठीक है, किसी भी जगह से अगर वो ब्लड अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, और वापस उसे उसी जगह पर उसी पोजीशन पे पहुंचना है, तो उसे हार्ट से दो बार गुजरना पड़ेगा। एक बार ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में जब वो लेफ्ट साइड से गुजरेगा, एक बार डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में जब वो राइट साइड से गुजरेगा। तो ये जो दो बार हार्ट से ब्लड गुजरता है अलग अलग फॉर्म में, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड, तो इसकी वजह से खास तरह का सर्कुलेशन बनता है, जिसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन में एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें हार्ट ब्लड को लंग्स में पंप करता है, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है कहाँ पे? पूरी बॉडी में। तो कुछ ऐसा हम सर्कुलेशन की बात करेंगे कि ये हमें सर्कुलेशन के दो पार्ट दिख रहे हैं, और ये दोनों पार्ट कुछ इस तरह दिखेंगे कि एक हमें पार्ट दिख रहा है जो राइट साइड से गवर्न हो रहा है पाथ, और एक लेफ्ट। और ये हमें दो अलग अलग सर्कुलेशन मिलते हैं। कौन कौन से? एक हमें मिलता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो जिसमें ब्लड लंग्स की तरफ सप्लाई होता है, वो हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन।
और दूसरा हो जाता है जिसमें पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इन दोनों को मिला के बनता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हमारी बॉडी में दो सेपरेट पाथवे हैं और दोनों ही सर्कुलेशन आपस में मिक्स नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक कौन सा? पल्मोनरी, जिसमें ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस आता है, और दूसरा सिस्टमिक, जिसमें ब्लड बॉडी में जाता है और बॉडी से वापस आता है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हार्ट के बारे में बात करें तो हमने बताया कि हार्ट जो है एक मीजोडर्मल टिश्यू है, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड ऑर्गन है, यानी मीजोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है। और मीजोडर्म से ओरिजिन का मतलब हो जाता है कि हम बेसिकली जब बात करते हैं तो मीजोडर्मल टिश्यू बेसिकली कौन कौन से हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो मीजोडर्मल टिश्यू है, यानी मीजोडर्म से इसकी ओरिजिन पाई जाती है। दूसरी बात, लोकेटेड होता है मीडियास्टिनम। अब मीडियास्टिनम क्या होता है? तो दोनों लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह को मीडियास्टिनल स्पेस कहा जाता है, या उस जगह को मीडियास्टिनम कहते हैं। थाइमस भी वहीं पर पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो थाइमस की भी पोजीशन मीडियास्टिनल स्पेस है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है। So it is protected by a double layered pericardium. So the covering of heart की covering जो कि double layered है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड हमने बोला प्रेजेंट होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। तो अब बात यह है कि ये जो फ्लूइड है आउटर पेरिकार्डियम, यानी दोनों पेरिकार्डियल मसल, दोनों पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में भी होता है, और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में भी होता है। तो जब भी हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या ब्लड पंपिंग के समय इनमें फ्रिक्शन ना हो, जिससे कि हार्ट की मसल्स को कोई टिश्यू डैमेज या किसी भी तरह का लॉस ना पाया जाए। तो उसके लिए ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये प्रेजेंट होता है क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हमने इनर स्ट्रक्चर देखा, हम आउटर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। हमें यहाँ पर आर्च ऑफ अयोर्टा दिख रहा है। सबसे पहले आर्च ऑफ अयोर्टा, हमें यहाँ पे वेना केवा दिख रही है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। हमें पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है। यहाँ पे आर्टरी को ब्लू कलर से दिखाया गया क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। और वहीं हमें टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, एक वन पेयर राइट लंग से आता हुआ दिख रहा है और वन पेयर लेफ्ट लंग से आता हुआ दिख रहा है। तो ये हमें आउटर इसका चैम्बर दिखेगा। साथ ही आउटर पार्ट से देखेंगे तो हमें यहाँ पे इनकी सरफेस के ऊपर हमें ब्लड वेसल्स भी दिखेंगी। और ब्लड वेसल्स कौन सी? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन पाई जाती हैं। आगे हम जब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ इन कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हम बस ये समझे कि हार्ट की मसल्स को या हार्ट की वॉल पर भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। दीज आर कोरोनरी ब्लड वेसल्स। आर्टरी भी होती हैं, वेन भी होती हैं, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर हम आउटर पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है और इधर हमें राइट वेंट्रिकल चैम्बर दिख रहा है। हालांकि बाहर से देखने पर ये चैम्बर तो दिखेंगे नहीं, इनके बीच में पार्टीशन भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आउटर स्ट्रक्चर है। इसका जो साइज है, हमारे अगर हार्ट के साइज की बात करें तो एक मुट्ठी अगर हम बंद करें, बंद मुट्ठी के लगभग ये साइज पाया जाता है। और वेट इसका लगभग होता है 500 से 700 ग्राम तक वेट पाया जाता है हार्ट का। ये बात हो गई आउटर स्ट्रक्चर की। सो इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में है, आप
नोट डाउन कर सकते हैं, और इसकी हम आपको जब शीट ये शेयर करेंगे तो वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। सो हार्ट इज बेसिकली 4 चैम्बर्ड, हमने पढ़ा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। द वॉल्स ऑफ कार्डियक मसल ऑफ वेंट्रिकल आर थिक देन दैट ऑफ आर्टरिया। तो बोला गया है कि वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, वेंट्रिकल यानी नीचे वाले जो चैम्बर है, निलय जिनको बोला जाता है, ठीक है, निलय की जो वॉल होती है वो थिक पाई जाती है इन कंपैरिजन टू एट्रिया। और क्यों थिक पाई जाती है? बिकॉज इन्हें ब्लड को हार्ट के बाहर पंप करना होता है, चाहे हम लेफ्ट और चाहे राइट की बात करें। तो एट्रियम की वॉल की थिकनेस वेंट्रिकल से काफी कम पाई जाती है, क्योंकि उन्हें कहा, उन्हें तो जस्ट नीचे ब्लड को पुश करना है। भाई एट्रियम ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है, ऊपर से ब्लड को नीचे पुश करना है, तो ज्यादातर काम तो ग्रेविटी कर देती है। और ये बात ध्यान में रखना है, एट्रियम में जो ब्लड है उसमें से 70% ब्लड अपने आप वेंट्रिकल में आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। केवल 30% ब्लड होता है जो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। तो 30% जो है एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन से आता है ऑरिकल के, 70% तो ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। ये पॉइंट ध्यान में रखना, 70% अपने आप आ जाता है, 30% एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से आता है। दोनों एट्रियम के बीच में जो पार्टीशन वॉल थी, जो बंटवारा करने वाली दीवार थी, जिसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कह रहे थे, और वैसे ही दोनों वेंट्रिकल के बीच में बंटवारा करने वाली दीवार जिसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमें और थोड़ा सा डिटेल समझ में आएगा, और जो भी हमने डायग्राम समझा है उसको यहाँ भी समझ सकते हैं बड़े आराम से। कैसे समझेंगे हम इस हार्ट के डायग्राम को? देखें, बड़ा सिंपल सा और बड़ा खूबसूरत डायग्राम है, बहुत सारे इसके बीच में हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर डायग्राम में ही दिख जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम 4 चैम्बर की। राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम, यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है लेफ्ट एवी वॉल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसके बारे में हमने नाम लिखा बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कह रहे हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि यहां से ये पंप होता है अंदर की तरफ, यहाँ पे ऑर्टा दिख रहा है, ये अंदर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है सेमीलूनर वॉल्व। अब ये सेमीलूनर वॉल्व इस ब्लड को पंप करेगा ऑर्टा में, ये पीछे से जाएगा और ऊपर से आएगा ऑर्टा में, बॉडी में गया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट असेंडिंग ऑर्टा देख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्टा, नीचे वाला पार्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्टा, ऑर्टा के भी 2 पार्ट। फिर ये ब्लड जाएगा बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आएगा, ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना केवा से आएगा, नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना केवा से आएगा। अब इन वेना केवा से आया तो कहाँ आया भाई? ये आएगा राइट ऑरिकल में, तो राइट ऑरिकल में आया। अब राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व दिख रहा है, ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये वॉल्व दिख रहा है, ये कौन सा वॉल्व है? सेमीलूनर वॉल्व। फिर वॉल की थिकनेस देख लो, जो थिकनेस हम बात कर रहे थे कि 125 mmHg का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल जनरेट करता है, तो उसके लिए थिक वॉल, इसकी मसल्स में यहाँ पर तगड़ी मसल्स आपको दिख रही हैं, खूब सारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है। राइट वेंट्रिकल थोड़ा पतला दुबला है, एकदम सुकड़ा पहलवान जैसा है, पतली पतली मसल्स हैं, तो ज्यादा प्रेशर भी जनरेट नहीं कर सकता। साथ ही हमने बोला कि जो एवी वॉल्व होते हैं वो अंदर की तरफ अटैच होते हैं, जिन्हें कॉर्डा टेंडिने हम कहते हैं, कॉर्डा टेंडिने। और कॉर्डा टेंडिने पेपिलरी पैड पर इनसे अटैच रखते हैं, तो ये पेपिलरी पैड हमें दिख रहा है जिनमें पेपिलरी मसल्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो हमने अपने एनाटॉमिकल डायग्राम में देखा था, यहाँ पर एक और ज्यादा रेफरेंस वाला एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम इन पॉइंट्स को आसानी से और अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स अब आपके और क्लियर हो गए होंगे।
बाकी फिर इनके डिविजन्स और इनके ब्रांचेस की बात हम आगे की तरफ करेंगे। थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा वही थियरी यहाँ पर लिखी हुई है कि इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम विद एन ओपनिंग, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जिसमें ओपनिंग होती है और उसी ओपनिंग में वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, 3 फ्लैप वाला वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाने वाला वॉल्व है, इसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो देखेंगे जरा इनके हम वॉल्व को, तो यहाँ पे हम ऊपर से जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखेगा, उसमें 3 फ्लैप दिख रहे हैं। बाइकस्पिड वॉल्व में हमें 2 फ्लैप दिख रहे हैं। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है, इनमें कितने फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, इसी से इनका नंबर डिसाइड होता है कि कौन सा ट्राइकस्पिड है, कौन सा बाइकस्पिड। याद रखना, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल्व जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, राइट साइड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर नीचे हमें जो सेमिलुनर वॉल्व ऑर्टा की तरफ खुलता है उसे ऑर्टिक वॉल्व, और जो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ खुलता है उसे पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है। ठीक है, तो these valve allow the flow of blood in only one direction। इन वॉल्व की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो केवल एक डायरेक्शन में होता है। कहां से कहां? द ओपनिंग इज फ्रॉम राइट और लेफ्ट एट्रियम टू द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta रेस्पेक्टिवली, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और इनके बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ये हमने जो एनाटॉमिकल डायग्राम अभी पढ़ा उसका और ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ को ब्लड जाता है और कहाँ कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना जो कॉर्डा टेंडिने है वो केवल एवी वॉल्व को इनर साइड से अटैच रखते हैं, सेमिलुनर वॉल्व को नहीं, एवी वॉल्व को, क्योंकि पलटने की जो चांसेस पाई जाती है वो एवी वॉल्व की ही पाई जाती है कि ये पलट के एट्रियम की तरफ न खुल जाए, तो इसलिए उनको पीछे से पकड़ के रखते हैं। कौन? कॉर्डा टेंडिने। ये कहाँ अटैच होते हैं? पेपिलरी पैड पर इन द वॉल ऑफ आर्टरी, और वहां पे पेपिलरी मसल्स का इनर्वेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इनके कंडक्टिव सिस्टम की। भाई हमारे हार्ट में एक बड़ी खास कैपेबिलिटी पाई जाती है, हार्ट की मसल्स में एक खास कैपेबिलिटी पाई जाती है, और ये खास कैपेबिलिटी वाकई में खास है। क्यों है इसको समझते हैं। हमें मालूम है कि हार्ट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स है तो उस कार्डियक मसल्स के फाइबर्स भी हैं। लेकिन सम ऑफ द फाइबर, कुछ जो फाइबर्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन डेवलप होता है, और मॉडिफिकेशन डेवलप होता है तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से ये जो फाइबर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स बन जाते हैं और थोड़ा थोड़ा न्यूरल टिश्यू की के जैसा काम करना शुरू कर देते हैं। न्यूरल टिश्यू के काम के जैसा काम करने से मेरा मतलब है कि ये कंडक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं। किसका कंडक्शन करते हैं? तो ये बेसिकली स्टिमुलस का कंडक्शन करने लगते हैं। जैसा नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम बॉडी में पाया जाता है, वो नर्वस टिश्यू, वो नर्वस सिस्टम सिग्नल को कैरी करता है और वही सिग्नल स्टिमुलस होते हैं। वैसे ही ये कुछ फाइबर्स हैं जो हार्ट में प्रेजेंट हैं और ये सिग्नल कैरी करती हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। ऐसा नहीं हार्ट के बाहर कहीं ले जा रही, हार्ट के ही अलग अलग पार्ट में ये सिग्नल को ले जाती। और ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है।
मायोजेनिक का मतलब वो हार्ट जो मसल्स से कंट्रोल होता है, ऐसा हार्ट जो मसल्स कंट्रोल करती हैं उसे मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। और ये क्यों है पॉसिबल, इसको भी हम समझते हैं। बेसिकली हमारा हार्ट जो है अगर ब्रेन से कनेक्टेड है, वैगस नर्व इसको कनेक्ट करती है, तो वैगस नर्व से इसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिस स्टिमुलस की जरूरत है वो जरूरत ये स्टिमुलस खुद जनरेट करता है। तो अगर इसे ब्रेन से स्टिमुलस ना मिले तो ऐसा नहीं कि हार्ट काम करना बंद कर देगा, वो खुद ब खुद अपना जो स्टिमुलस है वो जनरेट करता है, एक खास रेट पर काम करेगा। जैसे अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं तो 72 बीट पर मिनट, ध्यान से सुनना, 72 बीट पर मिनट, ये जो हमारी हार्ट बीट का रेट मिलता है, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस की वजह से। अगर ये नर्वस सिस्टम से कनेक्शन हट जाए तो क्या होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या हार्ट बीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात जान लो, अगर नर्वस सिस्टम से ये आदेश लेना, नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शन लेना हार्ट बंद कर दे, तो भी ये 40-45 बीट पर मिनट पे खुद के दम पे काम कर लेगा। ठीक है, इसे कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं मायोजेनिक है, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल नहीं होगी। हम दौड़ेंगे, हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, हमारी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ेगी तो वो ये हार्ट तब फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी एक्टिविटी बढ़ती और घटती है, वो किससे आदेश लेता है, हमारे नर्वस सिस्टम से आदेश लेता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम इसमें खुद का पाया जाता है, और इसलिए ह्यूमन हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। और इसमें नोडल टिश्यूज होते हैं जो स्टिमुलस को जनरेट करते हैं और स्टिमुलस को कैरी करते हैं। अब ये नोडल टिश्यू स्पेशलाइज मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, खास तरह के मस्कुलर टिश्यू जो हार्ट की वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, खास तरह के मस्कुलर टिश्यू जो हार्ट की वॉल में होते हैं उन्हें हम नोडल टिश्यू कहते हैं। और दो तरह के नोडल टिश्यू होते हैं, एक होता है ऐसे नोड जिसे हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, दूसरा होता है एवी नोड जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो हमारे हार्ट में दो तरह के खास नोडल टिश्यू होते हैं which are formed by special modification in cardiac muscles। अब ये नोडल टिश्यू ध्यान से सुनना, पाए कहा जाते हैं। इनकी जो प्रेजेंस है, इनकी प्रेजेंस को लेकर बहुत सारी खास बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे नोड की, साइनो एट्रियल नोड जो सबसे इंपॉर्टेंट नोड है। इट इज इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, याद रखना, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होता है ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, दूसरा बात करेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। एवी नोड प्रेजेंट होता है कहां पे, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यानी उसी राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होता है। दोनों ही नोडल टिश्यू राइट एट्रियम में है, एक राइट अपर कॉर्नर पे, एक लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे। ठीक है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है। और जो एवी नोड है ये प्रेजेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी सेप्टम जो है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसके पास प्रेजेंट होता है। बोल सकते हैं कि नियर टू जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और नीचे जो एवी सेप्टम है, एवी सेप्टम के पास, ये कॉर्नर पे, कॉर्नर के पास पाया जाता है। अब ये दोनों टिश्यू आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए भी कुछ जो नोडल टिश्यू है वो फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे नोडल टिश्यू हैं जो ऐसे नोड को एवी नोड से कनेक्ट करते हैं, उन्हें इंटर नोडल टिश्यू कहा जाता है या इंटर नोडल फाइबर्स कहा जाता है।
तो यहां पे हम नाम इनका नोट करेंगे क्या, इंटरनोडल फाइबर्स। इंटरनोडल फाइबर्स याद रखना। इंटरनोडल फाइबर्स ऐसे नोड और एवी नोड को आपस में कनेक्ट करेगा। और कुछ फाइबर्स ऐसे नोड से निकलते हैं और कहा जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में भी जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो। तो लेफ्ट एट्रियम की जो सप्लाई है वो किससे हो रही है, ऐसे नोड से हो रही है। और राइट एट्रियम की जो सप्लाई है वो भी किससे हो रही है, ऐसे नोड से हो रही है। और राइट ऐसे नोड से ही जो इंटरनोडल फाइबर है वो एवी नोड तक कनेक्ट होते हैं और जो स्टिमुलस है वो वहां तक लेके जाते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में से स्टिमुलस जनरेट कौन करता है। तो इन दोनों में से एक्शन पोटेंशियल, बोला जाए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो काबिलियत है वो पाई जाती है ऐसे नोड में, साइनो एट्रियल नोड। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो मसल्स डीपोलराइज होंगी, और मसल्स डीपोलराइज होंगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती, ठीक है। ऐसे नोड की वजह से ये होता है। और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हार्ट बीट जनरेट होगी। तो यानी ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है, और इसलिए ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, पेस मेकर। किसे कहते हैं, ऐसे नोड, क्योंकि ये हार्ट बीट को जनरेट करता है, ठीक है। कैसे करता है, ध्यान से सुनते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से मसल्स में डीपोलराइजेशन होगा। मसल्स में डीपोलराइजेशन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हार्ट बीट की शुरुआत होगी और आगे फिर हार्ट बीट जनरेट होगी, ठीक है। एवी नोड क्या करता है, जो हार्ट बीट जनरेट हुई है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस जनरेट हुआ है, उसको मेंटेन करता है कि भाई ये जो हार्ट बीट जनरेट हुई है ये पूरी तरह से परफॉर्म हो जाए। और इसलिए इसे कहा जाता है पेस सेटर, ठीक है। एवी नोड इज टर्म्ड एज पेस सेटर। लेकिन कहानी इतनी नहीं खत्म हो जाती। हमने एट्रियम की सप्लाई देख ली, एट्रियम में कहां से आता है, ऐसे नोड से ही जाता है। ऐसे नोड से राइट एट्रियम में भी जाएगा, ऐसे नोड से राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा, और ऐसे नोड से एवी नोड तक भी फाइबर्स जाएंगे। लेकिन एवी नोड से, ध्यान से सुनना, एवी नोड से भी फाइबर्स निकलते हैं, और ये फाइबर्स जाते हैं इंटरवेंटिकुलर सेप्टम में। ध्यान से सुनना, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम में। और ये फाइबर्स जाने के बाद दो बंडल में बढ़ जाते हैं। इंटरवेंटिकुलर सेप्टम में ही दो बंडल बन जाते हैं, और इन बंडल्स को बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। आगे आएगा, यहां मैं डायग्राम में बता रहा हूं। एवी नोड से एक फाइबर का पूरा टफ्ट निकला, मोटा फाइबर का निकला, और वो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम में जाके डिवाइड हो गया। कितने बन गए, दो फाइबर्स, दो बंडल बन गए फाइबर्स के। अब ये एक बंडल लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा स्टिमुलस लेके, और दूसरा बंडल जो है वो राइट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा। तो बंडल ऑफ हिस जो है, वन पेयर ऑफ बंडल प्रेजेंट होते हैं इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहां से वेंट्रिकल की वॉल में जो फाइबर्स फैल जाते हैं और अलग अलग मसल्स के पार्ट तक स्टिमुलस को सप्लाई करने का काम करते हैं, इन फाइबर्स को कहा जाता है पुर्किंजे फाइबर, ठीक है। सो पुर्किंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, एंड बंडल ऑफ हिस इज प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाए जाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो कंडक्टिंग सिस्टम में हम यहां पर और ज्यादा अच्छे से इनकी लेबलिंग देख सकते हैं। सो ऐसे नोड, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एवी नोड लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम। यहां से एक ब्रांच जाती है, ऐसे नोड से एक ब्रांच जाती है कहां पे, लेफ्ट ऑरिकल में। जो ब्रांच जाती है उसे बैकमैन्स बंडल कहा जाता है। हालांकि इसे याद नहीं करना है, ये बस ऐसे ही बताया है, न पूछेगा ना याद करना है।
हाँ, ऐसे नोड से एवी नोड में जाएंगे, इन्हें कहा जाएगा इंटरनोडल फाइबर। जो ऐसे नोड से एवी नोड में जा रहे हैं, इंटरनोडल फाइबर। एवी नोड से एक मोटी फाइबर की बंडल निकलेगी, इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, लेकिन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाते ही ये 2 ब्रांच में बढ़ जाएगी, और इन ब्रांच को कहा जाता है बंडल ऑफ हिस। हम नोट कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है? बंडल ऑफ हिस। तो 2 पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिस, कहां प्रेजेंट होते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। जब ये वेंट्रिकल्स में जाएंगे तो इनके फाइबर्स, इनके डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाएंगे, और उन फाइबर्स को हम कहते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। पुर्किंजे फाइबर्स, याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, पूछ देता है, और यहाँ पे हमें थियरी के फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो पहले ऊपर की थियरी तो हमने देख ली, नीचे की थियरी देखते हैं। फ्रॉम द एवियन, एवियन मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, द बंडल ऑफ फाइबर और अराइज, जो बंडल ऑफ फाइबर निकलता है उसे एवियन बंडल बोलते हैं, और वो जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और वहां पे जाके वो लेफ्ट और राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो ये बंडल ऑफ हिस जो है, ये ब्रेक कर जाते हैं और वेंट्रिकल की वॉल में फैल जाते हैं, तो इन्हें हम पुर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। हालांकि यहाँ पे बोला गया है दीज फाइबर्स विद द बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ हिस। तो ये जो फाइबर्स हैं, पुर्किंजे फाइबर और ये बंडल, दोनों को एक साथ बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। तो फाइबर्स विथ द बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ हिस, लेकिन जो बंडल ऑफ हिस की पोजीशन जब पूछता है तो याद रखना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और आती है। क्या इंफॉर्मेशन आती है कि दीज नोडल टिश्यूज आर जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं खुद के दम पर, अपने दम पर, और इसलिए बोला गया कि दीज आर ऑटो एक्साइटेबल। ये खुद अपने आप को और मसल्स को एक्साइट कर सकते हैं, और इसलिए इन्हें ऑटो एक्साइटेबल कहा जाता है। क्या होता है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और स्टिमुलस कैसे जनरेट करते हैं, ये हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। ऐसे नोड इनिशिएट एंड मेंटेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट। अब यहां पर बात आती है, और उस बात को हम ध्यान देंगे कि यहां पर जो 70 से 75 बीट पर मिनट या 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जब जनरेट होगा, तो हर एक एक्शन पोटेंशियल अपना कॉन्ट्रैक्शन लीड करेगा, और हर एक एक्शन पोटेंशियल जब अपना कॉन्ट्रैक्शन लीड करेगा तो उससे हार्ट बीट बनेगी। तो यहां पर जो ये 70 से 75 पर मिनट जो जनरेट हो रहा है, ये किसके आदेश पर जनरेट हो रहा है? नर्वस सिस्टम के। जनरेट ये खुद कर रहा है, इसलिए मायोजेनिक बोला गया। लेकिन अभी ये इंस्ट्रक्शन किससे ले रहा है? नर्वस सिस्टम से। अगर लेना बंद कर दे तो ये 70 से 75 घट के हो जाएगा 40 से 45, जो नेचुरल कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना। तो ये हार्ट बीट या बोला जाए एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, इसीलिए इसे पेस मेकर कहा जाता है। तो डायग्राम में देखेंगे अगर हम कि ऐसे नोड से सिग्नल कैसे पास होता है, तो ऐसे नोड से ये सिग्नल जाएगा कहाँ तक? एवी नोड तक जाएगा। ऐसे नोड से राइट एट्रियम की वॉल में भी जाएगा। ऐसे नोड से लेफ्ट एट्रियम की वॉल में भी सिग्नल जाएगा, और एवी नोड से ये सिग्नल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, जहाँ पे इसे 2 बंडल मिल जाएंगे, और ये बंडल फिर सिग्नल को लेके राइट वेंट्रिकल और एज इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएंगे।
यहाँ पर इनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं जिन्हें पुरकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। और इस ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे बनने चाहिए। ठीक है, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म से मिनिमम हमें मिलता है, मैक्सिमम कभी 2 भी मिल जाते हैं लेकिन मिनिमम एक तो हमें मिलता ही है। तो अगर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करें जो जिनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही हैं तो वो ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म एक जो है क्वेश्चन इससे बनता है। तो देखते हैं। चलो ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझो कि ब्लड पंप करने के लिए जो फेज रिक्वायरमेंट है वो 2 फेज होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म के हम बात करें तो 2 फेजेस पाए जाते हैं। एक फेज जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज जब हार्ट की मसल्स में संकुचन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज जो होता है उसी को सिस्टोल कहा जाता है, संकुचन बोलते हैं। और इसमें हार्ट जो है वो खाली होता है, खाली होना मतलब एम्प्टी होता है, तो इसे एम्प्टिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्प्टिंग फेज। दूसरे फेज की बात करें तो रिलैक्सेशन फेज। और रिलैक्सेशन फेज जिसे हम कहते हैं डायस्टोल या हम बोलते हैं फिलिंग फेज। फिलिंग मतलब इसमें ब्लड हार्ट में भरता है। ठीक है, इसमें फिलिंग होती है, जैसे घर में वाटर, जब वाटर सप्लाई होता है या मोटर ऑन करे तो टंकी भरने लगती है, वैसा ही है कि हार्ट के जो चैम्बर है उसमें ब्लड भरने लगेगा, जिस भी चैम्बर के हम सिस्टोल या डायस्टोल की बात करें। ठीक है, अब यहां से हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना है। जब कभी भी हम बात करेंगे तो हमारे ध्यान में एक बात जरूर आएगी, और वो बात कुछ ऐसी होगी कि वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल बराबर एक हार्ट बीट होता है। और ये कितनी देर में कंप्लीट होता है? इट विल टेक अबाउट 0.8 सेकेंड। तो एक हार्ट बीट बोल लो या एक सिस्टोल और एक डायस्टोल बोल लो, ये कितनी देर में कंप्लीट होता है? 0.8 सेकेंड में। और इसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। अब एक हार्ट बीट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है फ्रॉम ईच ऑफ द वेंट्रिकल? ये हम अभी बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है,
in one heartbeat about 70 ml, अगर 75 भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 ml ब्लड इज पंप्ड, यानी एक हार्टबीट में जब एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा तो 70 ml ब्लड पंप होता है, एंड दिस अमाउंट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक बीट में जितना पंप हुआ उसे कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा देखते हैं, एक मिनट की बात करें अगर हम, एक मिनट में हम एवरेज बात करते हैं 70 से 75, अभी हमने पढ़ा 70 से 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो एवरेज हमें 70 से 75 हार्टबीट मिलती है, हम एवरेज मान लेते हैं 72, एवरेज कितना आएगा 72 बीट पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड पंप होगा उसको कैलकुलेट करें, तो 72 इंटू 70, और इसमें अगर हम जाएंगे तो अप्रॉक्स हमें मिलेगा 5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, अप्रॉक्स जो है 5 लीटर। तो ये जो 5 लीटर है, ये जो अमाउंट है, ये जो वॉल्यूम है ब्लड का जो हार्ट ने एक मिनट में पंप किया है, इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कार्डियक आउटपुट, ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो अप्रोक्स 5 लीटर, और इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। सीओ, सीओ से डिनोट किया जाता है, भाई हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट ही इतनी है, यानी नॉर्मली हमारी पूरी बॉडी में हर मिनट 5 लीटर ब्लड सप्लाई होता है। अब बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है, तो ये भी लगभग 5 लीटर हम मिलता है। हमने डिस्कस किया था कि ब्लड इन बॉडी, जब हम बॉडी में ब्लड की बात करेंगे तो वो भी हमें कितना मिलता है, 5 लीटर के अप्रॉक्स। तो सोचने वाली बात ये आती है कि 5 लीटर ब्लड है बॉडी में, और एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप भी हो जाता है हार्ट से, तो यानी ऐसा क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा सोच सकते हैं कि जो ब्लड हार्ट से पंप हुआ है वो एक मिनट के अंदर बॉडी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है? ठीक है, तभी तो 5 लीटर पंप कर पाएगा, लगभग 1 लीटर एक मिनट में जो है 5 लीटर ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। और इसीलिए जब किसी मेडिसिन को, जब किसी ड्रग को तुरंत बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना होता है तो उसे कैसे देते हैं, इंट्रावीनस, ताकि इंट्रावीनस रहेगा तो वो मेडिसिन, वो जो ड्रग है वो विद इन 1 मिनट बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक टिश्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी तेजी से ब्लड या तेजी से कोई दवा असर करानी हो तो उसे मसल्स में नहीं देते, उसे खिलाते भी नहीं है, उसे कहाँ देते हैं, इंटरवीनस देते हैं। ठीक है, इंट्रावीनस देते हैं वेन्स के अंदर, क्योंकि वेन्स के अंदर रहेगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट उसे पंप करेगा, पूरी बॉडी में विद इन अ मिनट वो पहुंच जाएगा। तो वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑकर अप्रॉक्स विद इन अ मिनट,
ये समझना। 1 मिनट से कम टाइम लगता है। मान लो कि अभी हमारे ब्रेन से कोई ब्लड निकला है, उसको वापस पूरी बॉडी में एक चक्कर लगा के ब्रेन तक पहुंचने में 1 मिनट लगेगा। ठीक है, इसी का ये मतलब। कार्डियक आउटपुट कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्डियक आउटपुट के बदलने की वजह से बॉडी में देखे जाते हैं। हम इसको बार बार आगे डिस्कस करेंगे। कई बार हम इन प्रोसेसेस की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ये प्रोसेस हैं और जिनको कार्डियक आउटपुट अफेक्ट करता है और इसकी इंपॉर्टेंस बॉडी में इतनी ज़्यादा क्यों होती। क्योंकि यही वो ब्लड है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर ये ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो बॉडी ऑर्गन्स को जितना ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, और बढ़ जाए तो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स को अगर ज़रूरत ज़्यादा होगी तभी ये कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो जब भी हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा जो बॉडी है वो दो चीज़ों पर असर डालता है, या तो रेट ऑफ हार्ट बीट पर असर डालेगा या तो स्ट्रोक वॉल्यूम पर असर डालेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जनरली एथलीट्स जो होते हैं, एथलेटिक एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा पाया जाता है, और उनमें जो प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर, वो भी कॉमनली ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा होती है। और रेट ऑफ हार्ट बीट को एम्पलीफाई कर देते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक भी फैक्टर को बढ़ा दोगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, दोनों को बढ़ा दोगे तो कार्डियक आउटपुट फिर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको